रास्ते में कांटे होंगे तो पैरों में चुभ जाएंगे, और जो डर कर बैठ गए अगर तो मंजिल कैसे पाएंगे। दोस्तों, इन दिनों एलडीसी भर्ती काफ़ी चर्चा में है, और हो भी क्यों ना, लगभग 11,000 पदों पर भर्ती है। ऐसे में भर्ती से संबंधित आपके काफ़ी सवाल रहे हैं कि भैया तैयारी कैसे करनी है, किन बुक्स को फॉलो करना है और क्या स्ट्रेटजी हमें रखनी चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको बताऊँ उससे अच्छा है कि हम एक सिलेक्टेड बंदे से ये सारी बातें जानें, तैयारी कैसे करनी है, किन बातों को फॉलो करना है। तो भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, मेरा नाम है राजेंद्र चौधरी। पिछली जो एलडीसी भर्ती रही है 2024 वाली, उसमें मैं 771 रैंक के साथ में जनरल कैटेगरी से सिलेक्टेड हूँ। जल संसाधन विभाग के हेडक्वार्टर में जयपुर में कार्यरत हूँ, और इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि सर से जो भी आपने सवाल पूछे हैं, अगर मेरे द्वारा उनका जवाब दिया जाता है और अगर किसी का उससे भला होता है तो इससे बेहतर बात कोई भी नहीं है। सही बात। सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि किस तरह से आप इस वैकेंसी तक पहुँचे और क्या क्या स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा। देखिए, ये जो हमारी जो वैकेंसी थी पूरी, इसमें जो है सीईटी जो हुई थी 2022-23 वाली, बिल्कुल उसके बेसिस पर 15 गुना जो कैंडिडेट्स थे, जितने भी जो सीट्स थी एलडीसी की, जैसे कि हमारे टाइम पे जो पूरी जो सीट्स आई थी वो थी 4197, मतलब लगभग 4200 हमारे पास में पोस्ट थी। तो उसके लिए जो है 15 गुना बच्चे जो है सीईटी बेस के माध्यम से लिए गए थे कैटेगरी वाइज। तो उसमें जो है लगभग जो 76,000 जो बच्चे थे, इतने बच्चों को जो है शॉर्टलाइज्ड किया गया था एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें से लगभग 54,000 बच्चों ने जो है एग्ज़ाम दिया था। उसमें से भी 12,000 साढ़े 12,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया, और उसमें से जो है 4200 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो ये सारी जो है जर्नी रही इस एग्ज़ाम के थ्रू मेरी। इन दिनों सिलेबस को लेकर के काफ़ी चर्चा बनी हुई है कि सिलेबस जो पैटर्न बदलता हुआ आ रहा है, तो आपके सिलेबस में भी जैसे 2 एग्जाम होनी है, तो किन बुक्स को फॉलो किया और क्या चीज़ें रही कि आपने सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करके किस तरह से तैयारी करी अपनी। हाँ, देखिए, सिलेबस का सबसे पहले ये है कि आप जैसा कि एक बेसिक नॉलेज लगभग सभी को होगी, जो भी इस वक्त एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको। देखिए, जो है हमारे इसमें 2 पेपर होते हैं रिटन एग्जाम में, और उसके बाद में होती है टाइपिंग। तो जो रिटन जो पेपर होते हैं ना दोनों, उसमें जो पहला पेपर होता है वो होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक होता है अपना राजस्थान जीके, एक होती है जनरल साइंस, और एक होती है मैथमेटिक्स। तो और जो दूसरा पेपर होता है उसमें होती है हिंदी और इंग्लिश। दोनों जो पेपर है वो 150 प्रश्न के होते हैं, और 100 उनके जो है अंक होते हैं। उसके अलावा 100 अंक की जो होती है वो होती है टाइपिंग। हाँ, सेम डे एग्जाम है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा बन रहा है। हाँ, बिल्कुल, एक ही दिन में जो है ना दोनों पेपर लगते हैं। बिल्कुल, जैसे कि सुबह 3 घंटे के जो होते हैं पेपर होते हैं। पहला पेपर है वो सुबह ले लिया जाता है, और दूसरा पेपर जो है दूसरी पारी में लिया जाता है, लेकिन दोनों के दोनों पेपर जो है सेम डे होते हैं। हमारे वक्त पे क्या था कि बच्चे जो थे कम थे, इसलिए एक ही पारी में पेपर करवाया गया था। और इस भर्ती में जो ये 2026 वाली वैकेंसी है, इसमें भी जो है लगभग जो आलोक राज जी है उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि 6 लाख इसमें जो है फॉर्म्स आए हैं, तो कि एक ही पारी में इस एग्ज़ाम को करवाने की कोशिश की जाए, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन वाली जो है दिक्कत बच्चों को फेस ना करनी पड़े। हाँ, उससे भी काफ़ी सारा इशू आ जाता है कि जो अच्छा पढ़ने वाला है तो उसके कम नंबर हो गए हैं। बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट तो उनके बढ़ जाते हैं। ऐसा हमें देखने को मिला है। जैसे पशु परिचर के जो एग्ज़ाम था उसमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। उसके अलावा अभी रिसेंटली जो 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है जिसका पेपर थोड़ा कम भी हुआ होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर बढ़ जाते हैं, और वो जो है अंतिम रूप से चयनित हो जाता है वो। हाँ, एक सवाल जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया कि सिलेबस को कितनी बार करना है, किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो चूंकि जो पहला पेपर जो होता है, सेकंड पेपर तो हिंदी और इंग्लिश का है ही, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो पहला पेपर होता है जिसमें मैथ, साइंस और राजस्थान जीके होता है। अब एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ था कि जो पहला पेपर था 150 प्रश्न का, अब उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। सिलेबस ये कहता है कि उसमें 50 प्रश्न जो है वो मैथ के आएंगे, 50 आएंगे साइंस के, और 50 ही आएंगे राजस्थान जीके के। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि उसमें से 50-50 में नहीं दे करके 38 प्रश्न लगभग साइंस की दिए थे, 42 क्वेश्चन दिए थे मैथ के, मतलब 80 प्रश्न दिए थे, 100 के बजाय 80 दिए थे। 20 प्रश्नों की कटौती साइंस मैथ में से कर ली गई थी, और जो राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन थे उसकी जगह दिए गए थे 70 क्वेश्चन उसमें दिए गए थे। और उसमें भी जो है लगभग 40 सवाल के आसपास आई थिंक जो है बाहर से आए थे, सिलेबस के बाहर से आए थे, आउट ऑफ सिलेबस। बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आए थे। वो सारी चीज़ें सिलेबस में थी भी नहीं। हमने जो है इस बात का मुद्दा भी उठाया था, यहाँ पत्रिका गेट पे हम जो है आंदोलन करने भी गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा
बच्चे नहीं आए थे, संख्या बल कम होने के कारण वो जो है आंदोलन इतना काम ही नहीं कर पाया। उस दिन हनुमान किसान जी से भी मुलाकात हुई थी, हमने जो है बोर्ड में भी ज्ञापन देने की कोशिश की थी, लेकिन जो है आलोक राज ने साफ मना कर दिया था हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस पर जो है कुछ भी नहीं हुआ और आउट ऑफ सिलेबस से वो क्वेश्चन आए थे। तो उसका जो एक ऑल ओवर बच्चा जो तैयारी करता है एलडीसी के अलावा, जैसे मान लीजिए मैं जब टाइपिंग कर रहा था तो उस वक्त मैंने देखा था कि ज़्यादातर ऐसे बच्चे थे जो आरएस की तैयारी कर रहे थे और वो एलडीसी में सिलेक्टेड थे। उसका रीज़न ऐसा था कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे 40 के आसपास इंडिया जीके के, तो वो सवाल जो थे वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल सवाल थे, एकदम ईजी लेवल के सवाल थे। लेकिन जो बच्चा एलडीसी की तैयारी कर रहा है वो उन ईजी सवालों को भी क्यों ही पढ़ेगा, क्योंकि वो सिलेबस में है ही नहीं। के टॉपिक्स को देखकर हाँ, तैयारी कर रहा था, ऐसा सिस्टम हुआ था। इस कारण से जो है उसमें थोड़ा सा हम पीछे रह गए और जो एक कैंडिडेट होता है जो कि ऑल ओवर किसी बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहा होता है वो हमसे आगे निकल गया था। हाँ, तो मतलब कि अब जो तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं तो उनको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ जो टॉपिक दिए हुए हैं उन पर ही डिपेंड ना होकर के थोड़ा सा अपने समझ बूझ को बढ़ाते हुए जनरल करंट अफेयर्स को भी पढ़ें और देश दुनिया के मुद्दों को भी समझते हुए चलें और नए टॉपिक्स के ऊपर। अब जैसे अगर आप मोस्टली देखो तो एलडीसी के सिलेबस में राजस्थान जीके पर पूरा फोकस है, वही है, इस बार भी सिलेबस में वही डाला हुआ है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता, जिस हिसाब से जो बोर्ड का पैटर्न है अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19, 20, 21 तारीख तक जो भी ये रीट का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी हमें देखने को यही मिला है कि एकदम क्वेश्चंस जो है ना उनका काफ़ी लेवल आ रहा है। अब एलडीसी में लेवल आ रहा है वो तो बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो वहाँ पर जाकर के दिक्कत होती है बच्चों को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये चीज़ एक फ़िक्स नहीं है, आप अब ये जो है बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और चूँकि इस बार जो है बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर बोर्ड मेरा ये मानना है कि अगर सिलेबस से बाहर कोई भी सवाल देता है तो उसके खिलाफ़ एक बड़ा आंदोलन होगा। पिछली बार जैसे हम कम बच्चे थे तो ज़्यादा लोग पहुंच भी नहीं पाए थे, तो इस बार अगर आउट ऑफ सिलेबस अगर पेपर आता है तो हो सकता है कि बच्चे उस पर ऑब्जेक्शन उठाए। तो शायद तक मेरा ये मानना है कि इस बार आउट ऑफ सिलेबस ना जाए बोर्ड। फिर भी कहा नहीं जा सकता, अब देखो कर्मचारी चयन बोर्ड है, आलोक राज जी के मूड पे डिपेंड करता है वो सब कुछ। हाँ, तो वही है, अपनी तैयारी का लेवल बढ़ाते हुए एक समझ बूझ करके, रटने की बजाय समझ बूझ करके अपनी तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अगर हम बात करें जो पहला पेपर है जीके वाला, उसमें अगर मैं बुक्स की बात करूं तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो कि इस कंपटीशन की दुनिया में पहली बार आ रहा है, या अगर वो कोई पहला कंपटीशन दे रहा है अपने जीवन का, तो उसको जो है एक भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर आप मार्केट में देखोगे तो एक एक सब्जेक्ट पे 100 150 बुक्स पड़ी हैं। हाँ, हर कोई अपनी बुक को बेस्ट बताता है, तो उसमें उसके अलावा उसके अलावा जो आरपीएससी आरएसएसबी बोर्ड है वो ऐसे करें कि आप ऑथेंटिक बुक्स की तरफ रुक करिए। बिल्कुल, हाँ। तो देखिए ऑथेंटिक बुक्स भी जो है बहुत ज़्यादा है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की अलग है, आरबीएससी बोर्ड की अलग है, एनसीईआरटी की भी अलग है। काफ़ी ज़्यादा मामला हो जा रहा है, तो वो समेटने में नहीं आएगा, और वहाँ से अब देखो जितना जो टाइम है ना उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जो है अलग अलग बुक्स उठाओ और वहाँ से मैटर कलेक्ट करो, भाई जैसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, क्योंकि अगर आप एग्जाम का देखो तो लगभग 5 महीने भी अब नहीं बचे हैं। 5 महीने से भी कम समय। तो इतने वक्त में मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई गाइडेंस देने वाला अच्छा टीचर हो किसी भी सब्जेक्ट का, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, मैथ हो या राजस्थान जी के जो भी हो, अगर कोई नया बच्चा है तो उसको जो है टीचर की तरफ रुख करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी कोचिंग के चक्कर में ही पढ़ो, आप एक ही बंदे से कोचिंग लो, आप अपने स्तर पर ढूंढ लो, यूट्यूब पर देख लो सबकी डेमो क्लासेज, और अलग अलग सब्जेक्ट के जो है अलग अलग टीचर देख लो। जैसे साइंस के कुछ बेहतरीन नाम हैं, वैसे ही जो है मैथ के भी कुछ बहुत अच्छे जो हैं टीचर हैं, काफ़ी हैं। पर यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा कि कोचिंग ही करें या फिर सेल्फ स्टडी से बात बन जाएगी, ऐसा भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए पेपर जो है एलडीसी का एकदम ये मान सकते हैं आपकी मीडियम स्तर का आता है, इजी लेवल का आता है, यही आप मान सकते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो जो है पेपर नहीं आता है। तो ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट के बच्चे हो गए, पटवारी के हो गए, वीडियो के हो गए, या दूसरे किसी भी एग्ज़ाम वाले बच्चे, जैसे कि हम बात करें पुलिस के भी हो गए, कुछ बच्चे जो है फाइनल सिलेक्शन में बाहर निकल जाते हैं, तो उन लोगों को जो है किसी भी कोचिंग वगैरह के चक्कर में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनका 3-4 बार कोर्स कवर हो चुका है, जिनकी मैक्सिमम चीज़ें कवर अप है, तो उनको ज़रूरत नहीं है कोचिंग की। हाँ, जिनको एक ये मान सकते हो कि बेसिक जो अनुभव है ना अगर कंपटीशन का, तो मेरा ये मानना है कि उन्हें जो है कोचिंग की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। जो नए स्टूडेंट है तो वो लेकिन जो नए बच्चे हैं, अब देखिए वो सारा मैटर कलेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर है कि वो जो है टीचर पकड़ ले या फिर कोचिंग भी ले ले। सारी कोचिंग अच्छी, कुछ बड़े बड़े नाम भी है कोचिंगों में, बिल्कुल, तो वहाँ से आप जो है ले सकते हैं। और अगर आप मेरी बात करें तो पर्सनली मैं जो हूँ मैंने भी जो है कोचिंग ही करी थी इसकी,
कलाम से का मैं जो हूँ ऑफलाइन स्टूडेंट रहा हूँ और वहीं से मैंने अपनी तैयारी करी है। बाकी जो जीके है वो मैंने सेल्फ ही तैयार किया था। मैं जीके की जो क्लासेज होती थी वो मैं लेता नहीं था, क्योंकि जो मैं जो था पहले 2023 में जो रीट हुई थी उसमें L1 से मैं फाइनल सिलेक्शन से बाहर हुआ था, 2 गुना में मैं था। 182 नंबर मेरे आए थे ओबीसी कैटेगरी से, मैं जो है फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाया था। तो जीके का मुझे एक अनुभव था, लेकिन जैसे मैथ होती है एलडीसी में बहुत ज़्यादा मैथ आती है, ऐसे ही साइंस भी है, तो और उसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, ये जो चारों सब्जेक्ट थी इतनी बेहतर मेरी थी नहीं। तो इनके लिए जो है मैंने कोचिंग ली थी और साथ में टेस्ट सीरीज भी लगाई थी। हाँ, जो सेल्फ स्टडी आपने करी तो उसमें क्या बुक्स आप रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो अगर कम टाइम में फॉलो करेंगे तो उनसे ज़रूर उनको सफलता मिलेगी? हाँ। तो कुछ बुक्स भी आप रिकमेंड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस में 2008 या 10 के आसपास का एक संस्करण आता था 9th और 10th क्लास का साइंस का। उसमें जो है एलडीसी के जितने भी टॉपिक है ना, वो सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं उस साइंस वाली उस बुक में। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ तो मेरे हिसाब से उससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। ऑथेंटिक बुक्स की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो है ना, दोनों किताबें वो, और उसके साथ में सबसे बेहतरीन बात ये हो सकती है कि आप टॉपिक पढ़ो और उसके जस्ट बाद में उसी दिन आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और प्रैक्टिस करो। और ऐसे क्वेश्चंस जो आप समझते हैं कि ये जो है मेरी किताब से नहीं मिल रहे हैं, मेरे नोट्स से नहीं मिल रहे हैं, उनको आप लिख लो साथ के साथ ही, नोट्स में कहीं भी ऐड करते रहो। हाँ, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन करो ना तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में रहे। बिल्कुल। हाँ, तो ये बात हो गई साइंस की। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में देखो, 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के लगभग सभी प्रकार के सवाल जो है एलडीसी में पूछे जाते हैं। एकदम इजी लेवल से लेकर के मॉडरेट से लेकर के कुछ सवाल ऐसे हैं जो हार्ड तक भी पूछे जाते हैं। और हार्ड सवालों की अगर मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से जो एडवांस मैथ के जो टॉपिक आते हैं, ज्यामिति से हो गए, आप सांख्यिकी से देखो, है ना, तो ये सारे ऐसे सवाल है जो कि काफ़ी कठिन स्तर के भी पूछे जाते हैं एलडीसी में। तो उनके लिए जो है आपको इतनी सारी किताबें पढ़ने के बजाय मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी टीचर हो तो आपको 2-2.5 महीने या 3 महीने आप मान लो लास्ट, अगर आप रेगुलर 2-2 ढाई घंटे अगर मैथ को देते हो तो इतने वक्त में जो है आपकी मैथ हो जाएगी। और इसके अलावा सर अगर मैं बात करूँ जीके की, तो जीके में देखिए कि राजस्थान जीके की जो तीनों चारों जो इसमें सब्जेक्ट जोड़ी गई है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, उसके अलावा ज्योग्राफी है, और उसके अलावा एक जो है पंचायती राज भी इसमें जोड़ा गया है। उसके अलावा करंट अफेयर्स तो है ही सही। तो करंट अफेयर्स के लिए तो आप कोई सी भी मैगजीन जो पढ़ सकते हैं, बाज़ार में आती है। लेटेस्ट जो 5-6 महीने के पढ़ें या कितना करंट पढ़ें, ये भी कन्फ्यूजन रहता है। मोस्टली जो है एग्ज़ाम्स में करंट, जिस दिन एग्ज़ाम लगती है ना, जिस महीने में एग्ज़ाम है, मान लो जुलाई में एग्ज़ाम, तो उससे पहले के 3 महीने की करंट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और मोस्टली ये पूछा जाता है 6 महीने का। तो आप ये मान करके चलो कि आप जनवरी से जून तक का करंट अच्छे से तैयार कीजिए उसमें। उसके अलावा अगर ऐसे कोई इवेंट हैं, मान लीजिए जैसे दिसंबर में कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं, अगर वो आपको लगते हैं कि वो ज़्यादा ज़रूरी है तो ऐसे एक आध चीज़ें और भी आप उठा सकते हैं पिछले साल पुरानी भी। बिल्कुल, वो जो है सरकार के मूड पे डिपेंड करता है, बोर्ड के मूड पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के सवाल पूछता है करंट से। लेकिन मोस्टली 6 महीने के अंदर सारा कवरअप हो, पूरा फोकस 6 महीने पे रखे हम। हाँ, और भूगोल की अगर मैं बात करूँ तो भूगोल के लिए आप जो है किसी भी टीचर के नोट्स ले आइए, ये शायद सबसे बेहतर ऑप्शन है। और भूगोल में मैं ये मानता हूँ कि लगभग राजस्थान के सभी टीचर्स के जो भी वो पढ़ाते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस मिल जाते हैं भूगोल से। और आर्ट एंड कल्चर के लिए वैसे तो देखिए 9th-10th की किताबें आती हैं, अगर वो आपके पास है तो अच्छी बात है, वरना आप जो है मार्केट से भी इसके जो है नोट्स ला सकते हैं किसी भी। थोड़ा ऑथेंटिक बुक को लेकर के थोड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि हम तो ऑथेंटिक पढ़ेंगे तभी बात बनेगी। कोई टीचर अगर बेस्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ में बता रहा है तो वहाँ पर भी स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है, तो वो या तो ऑथेंटिक बुक की ओर जा सकता है या नोट्स पर जा सकता है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। तो उस बारे में क्या कहेंगे आपकी ऑथेंटिक बुक्स कहाँ तक सार्थक है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑथेंटिक बुक्स की तरफ जाते हैं, ऑथेंटिक बुक्स वही है जो आरबीएसई बोर्ड की है, राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो बुक जारी करती है ना, वही बुक्स है। लेकिन वहाँ तक अगर बंदा पढ़ पाता है तो अच्छी चीज़ें हैं। वैसे वो बहुत ईजी बुक्स हैं, लेकिन जो टीचर भी जो पढ़ाता है, जो भी वो लिखा रहा अपने नोट्स में, वो भी सारा ऑथेंटिक किताबों से ही लिखाते हैं टीचर। वहीं से ये तो है नहीं कि उन्होंने नए ज्ञान का आविष्कार किया है, किताबों से ही जो है चीज़ें उठाई है। उसके साथ में अब टीचर क्या करता है कि देखिए, जो बच्चा है वो खुद तो चलो आरबीएसई बोर्ड की किताबें पढ़ेगा, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी वगैरह के नहीं पढ़ पाएगा। अब टीचर क्या करता है कि वो आरबीएसई बोर्ड के साथ में उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके साथ में जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो ऑथेंटिक जो ऑथर हैं
उनकी भी जो समरी है ना वो अपने नोट्स में ऐड करवा देता है। तो शायद टीचर जीके के लिए आई थिंक ठीक रहता है, क्योंकि जीके तो इतना है कि अगर आप एक ही टॉपिक को पढ़ने बैठे तो उस पर भी पीएचडी करी जा सकती है। और चूंकि देखिए एलडीसी में जो है 50 ही क्वेश्चन रहते हैं जीके के, है ना, तो दिक्कत ये है कि आप 50 क्वेश्चन के लिए जो है इतनी माथापड़ी क्यों करेंगे। उसके बजाय आप जो इतना वक्त अपना साइंस को, मैथ को, हिंदी, इंग्लिश को दे सकते हैं। तो वहाँ पर आप मिनिमल चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें, जितना कम हो सके उतना कम मटेरियल रखें। उसके साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, आराम से वो जीके का जो है हो जाएगा। हिंदी की जो है ग्रामर आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको हिंदी अच्छी है आपकी, जैसे आपने पहले से पढ़ रखी है, तो मेरा ये मानना है कि ग्रामर आप सेल्फ कर लें। उसके अलावा जो शब्दावली है उसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो डॉक्टर राघव प्रकाश सर हैं, उनकी जो बुक आती है हिंदी वाली, वो एक किताब, उससे जो है आपको शब्दावली तैयार कर लेनी चाहिए। उसके अलावा ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊँ आपको पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द जो है राघव प्रकाश सर की किताब में बहुत ज़्यादा दिए, तो आप कोशिश करेंगे उतने बड़े टॉपिक को जो आप एनसीईआरटी की बुक से कवर कर समरी जो कि रिसेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। हाँ, रिसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में जो है काफ़ी कम दिए हुए हैं, 150 वो जो भी हैं जो पर्यायवाची शब्द है उन्हें ही याद करने की कोशिश करें। उसके अलावा मैं स्पेशली कहना चाहूँगा जो 9 to 12 वो किताब आती है ना, रचना प्रबोध की, हिंदी व्याकरण की, वो किताब आप ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि वो किताब सबसे ज़रूरी है। मोस्टली सवाल वहीं से मिलते हैं, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। वो एकदम बोर्ड की ऑथेंटिक बुक है, छोटी किताब है, तो उसको आराम से पढ़ा जा सकता है। हाँ, एक बेस भी आपका तैयार उसी से हो पाएगा, और फिर बाद में आप अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा सर अगर मैं बात करूँ इसकी इंग्लिश को लेकर के, हाँ, तो इंग्लिश में हालांकि मेरे एक बहुत अच्छे टीचर रहे थे, पवन गोस्वामी सर कलाम में थे। इस वक्त जो है मुझसे जितने लोगों ने अगर पर्सनली पूछा है तो मैंने उन्हीं का नाम जो है रिकमेंड किया है। लेकिन फिर भी क्योंकि इंग्लिश का जो है ना, इंग्लिश का मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है सर, और डर भी काफ़ी बना रहता है, बहुत कि ज़्यादा बिल्कुल नहीं आती है इंग्लिश। जबकि हम पढ़ना शुरू करते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो उसको आपने कैसे कवर किया? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि जितना वक्त मुझे हिंदी को कवर करने में लगा ना, उससे कम वक्त लगा इंग्लिश को कवर करने में। तो आप जो है कोई भी अच्छा टीचर पकड़ लीजिए। आप जरूरी नहीं है कि पवन सर से पढ़े, आप दूसरे भी किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं जहाँ से आपको समझ में आ रही हो चीज़ें, डेमो क्लासेस लेकर। और अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं चूँकि एलडीसी का जो सिलेबस है वो सेंटर वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल सिलेबस है, वो जो है इसके साथ में थोड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथ भी आती है, साइंस भी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो ऐसा कोई बच्चा जो एसएससी या सेंट्रल की जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से अगर यहाँ आ रहा है, तो उसको जो है कोई भी कोर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बेसिस पर ही ये जो है सब चीज़ें तैयार कर सकता है। उसको इंग्लिश भी कहीं से बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश में जो आप एक टीचर पकड़िए, क्योंकि इंग्लिश की ना तो आपको वोकैब कहीं पे अच्छी मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो कुछ किताबें हैं जैसे कि नीतू मैम की किताब है, तो वहाँ पर जो है मटेरियल बहुत ज़्यादा है, आपके पास समय सीमित है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो है किसी अच्छे से टीचर से इंग्लिश की पढ़ाई करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेल्फ स्टडी से हम उनका मीनिंग समझ करके उनकी प्रैक्टिस वगैरह वो चीज़ें भी नहीं कर पाएंगे ना, जब तक हमारी कॉन्सेप्ट सारी क्लियर नहीं होगी। तो वो चीज़ें रहेंगी। तो टीचर की गाइडेंस। एक और चीज़ सर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, आप जो भी पढ़ाई करें आप उसके साथ में जो है क्वेश्चंस सोल्व करने की जो है आदत डालें। प्रैक्टिस जरूरी रहेगी। आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, आप जो है किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट करें, भी मदद करेगा। बिल्कुल, तो ऐसे जो है आप कर सकते हैं सर ये। और ये तो हमारी एग्जाम को लेकर के बात हो गई। टाइपिंग भी एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि टाइपिंग में हमें स्पीड एक तो चाहिए होती है, 50 उसकी एफिशिएंसी चाहिए होती है, और हिंदी टाइपिंग वो रहती है। इंग्लिश में हम नॉर्मल टाइपिंग कर लेते हैं, तो उसे आपने कैसे किया? देखिए सर, मैं बात करूँ तो हमारे एलडीसी में जो है 1/3 भाग हैं सिलेक्शन में टाइपिंग का, सीधी सी बात यह है। तो इसको जो है आप ये तो बिल्कुल सोच नहीं सकते कि मैं जो है टाइपिंग ना भी करूँगा तो पार पड़ जाएगी। आप चाहे, मैं ये मानता हूँ, चाहे आप रिटन एग्जाम में 180 नंबर ही क्यों ना ले आओ, लेकिन अगर आप टाइपिंग अच्छी नहीं कर रहे हो ना, तो सर जो है एलडीसी में सिलेक्शन मुश्किल होगा। हाँ, टाइपिंग जरूरी एक फैक्टर हो जाता है वहाँ पे। तो उसे कैसे स्पीड बढ़ाएं? वहाँ पे स्पीड ज़्यादा मैटर करेगी। देखिए, हमसे जो पहले वाली वैकेंसी हुई थी 2018 में, उसमें भी जो है टाइपिंग का सफिशिएंट टाइम दिया गया था। मैं आई थिंक 9, 10, 11 महीने के आसपास का उनको टाइम मिला था, और हमको जो है हमारी एग्ज़ाम लगी थी 11 अगस्त को, रिटन एग्ज़ाम। और हमारी जो टाइपिंग टेस्ट जो हुए थे वो हुए थे जनवरी में, 21 जनवरी से शुरू हुए थे। 21 से लेकर के 24 या 25 जनवरी तक 4-5 दिन वो चले थे कोकस में, वहाँ पर हुए थे। तो मेरा जो है 23 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में वो लगा था। तो लगभग आप ये मान करके चलो कि 5 महीने मेरे पास टाइपिंग के लिए थे, टाइम कंप्लीट। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा जो है टाइपिंग में अच्छे से मेहनत करता है तो वो टाइपिंग को आराम से 3 से 4 महीने में, ये जो स्पीड जो भी बोर्ड की जो
इच्छाएं हैं कि इतनी जो है आपको चाहिए स्पीड। किस फ़ॉन्ट में भी चाहिए हो ना, फ़ॉन्ट कौन सा स्पेशल रहता है उसके लिए? हाँ, देखिए जो इंग्लिश का तो है ही सही फ़ॉन्ट कैलिबरी। कैलिबरी। हिंदी में जो है डेवलिश 010 जो फ़ॉन्ट आता है उसमें जो है बोर्ड टाइपिंग मांगता है। हिंदी का एक मंगल फ़ॉन्ट भी आता है, वो नहीं चलेगा। डेवलिश 010 जो फ़ॉन्ट आता है उसमें जो है सर टाइपिंग होती है। उसके अलावा टाइपिंग के अलावा एफिशिएंसी और होती है 50 नंबर की। मतलब जो टाइपिंग वाला सेगमेंट है ना 100 नंबर का, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग है, 25 की उसमें हिंदी टाइपिंग है, 25 की जो है उसमें एफिशिएंसी है MS वर्ड की, और 25 नंबर की है MS एक्सेल की। एक्सेल जो है अब की बार ही जोड़ा गया था, तो जो है इजी लेवल के सवाल थे, लेकिन जो बच्चे निकलेंगे इस बार, क्योंकि इस बार संख्या बल भी बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा 6 लाख के लगभग हैं तो। हाँ 6 लाख तो फॉर्म जा चुके हैं। उसके अलावा जो बच्चों को जो शॉर्टलाइज्ड करेंगे उसके लिए टाइपिंग के लिए, वो भी 3 गुना होंगे। मतलब लगभग आप ये मान करके चलो कि 32-33 हज़ार के आसपास बच्चे जो है टाइपिंग देने जाएंगे। हाँ। तो टाइपिंग का जो है लेवल अच्छा रहता है। और टाइपिंग में आप ये मान करके चलो कि जो इंग्लिश की स्पीड रहती है 50 की, वो स्पीड अचीव करना काफ़ी मुश्किल काम है। देखिए आप जब भी टाइपिंग करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप 5-7 लोगों के साथ में बैठ करके करें। उससे क्या रहता है कि आपका एक दूसरे से कंपटीशन रहेगा और आप आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको टाइपिंग की तरफ जाना है तो आप एग्ज़ाम देने के बाद में जाए। मेरे हिसाब से लगभग 5-6 महीने आपको आराम से मिल जाएंगे, उतने में जो आपकी टाइपिंग और एफिशिएंसी आराम से हो जाएगी। तो आपने खुद से ही किया या फिर उसके भी क्लासेस आपने ज्वाइन करी? देखिए सर, मेरे को जो है इंग्लिश की बेसिक टाइपिंग पहले से आती थी। आप ये मान सकते हैं कि 25 के आसपास मेरी कोई स्पीड होगी, उसमें 20, 25, 30 मान लो लास्ट। मेरे पास खुद के पास लैपटॉप था, तो चीज़ें भी अपन जो इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं, देखते हैं, तो टाइपिंग वो आदत में आ गई थी। डेली वेबसाइट से टास्क वगैरह वो सारी चीज़ें, हाँ, उन सब में जो है टाइपिंग इंग्लिश की मुझे आती थी, हल्की पुल्की आती थी, इतनी कोई ज़्यादा खास नहीं थी। हाँ, पर मेन तो हमें हिंदी वाली। हाँ, तो हिंदी सर मैंने एग्ज़ाम के बाद में ही सीखी है, एकदम 0 से शुरू किया है और लास्ट तक मैं लेकर के गया हूँ। तो सर ऐसा रहा था कि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ 11 अगस्त को, उसके बाद में 10-15 दिन का मैंने रेस्ट लिया। वो उसी टाइम पे राखी वगैरह थी, कुछ शादी वगैरह थी, और सर मैं 1 सितंबर से मैंने जो एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था यहीं अपने गुजर की थड़ी, और वहीं पे जो है मैं टाइपिंग कर रहा था रेगुलर। वहाँ पर मैंने 4-5 महीने जो है पूरे बैच के साथ में बैठ करके टाइपिंग की है। लगभग हम जो है 400 से 500 बच्चे थे वहाँ पर। तो एक ठीक लेवल का कंपटीशन वहाँ पर भी बन पा रहा था कि हमें इन लोगों से आगे निकलना है। हमारे मतलब सर डेली टेस्ट हुआ करते थे। जैसे हमने टाइपिंग सीखी 5-7 दिन बाद में ही टेस्ट शुरू हो गए थे। डेली टेस्ट होते थे पूरे 4-5 महीने रहा फिर आपकी तैयारी में। तो हमें डेली ये पता चलता था कि हमारी कितनी स्पीड आ रही है और हमारी जो है रैंक कहाँ से है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर वही बच्चे बैठे थे जो टाइपिंग में जाने थे। ये सिस्टम हुआ था सर। तो मतलब ठीक रहता है वो वहाँ पर कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पर एक तो आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है। देखिए कंपटीशन कोई सा भी हो, रेगुलरिटी से ऊपर कुछ नहीं है सर, कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। अब ये जो रिटर्न एग्जाम भी करेंगे उसके साथ में जो आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन 5-7 दिन बाद में अगर आप रुक जाएंगे तो वो जो है पार नहीं पड़ेगी सर। उससे आपको जो रिवीजन पर भी फोकस करना होगा। ऐसे ही सेम टाइपिंग का है। टाइपिंग कुल मिलाकर के एक जो है बच्चे के माइंड का खेल है, आप ये मान सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी घबरा जाते हैं तो जिसकी स्पीड 50 की है ना उसकी 40 पे आ जाती है, 40 पे क्या 35 तक भी आती हुई मैंने देखी है। ये हमारे साथ में मतलब टाइपिंग का एक पूरा एनवायरनमेंट हमने देखा था, कोई कौन सा बंदा कहाँ जा रहा है, उसमें क्या गलतियाँ करी कि वो नीचे आ रहा है, ऐसी। और ख़ुद को भी जो है बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया था सर इस चीज़ में। हाँ, एक तो आप एग्ज़ाम में भी अपने फील्ड से जो लोग जुड़े हुए थे, जो LDC की तैयारी कर रहे थे, तो उनके संपर्क में थे, तो आपको उनसे बेहतर करना है, ये स्ट्रेटजी आपके दिमाग में चलती रहती थी। और टाइपिंग के दौरान भी आपने क्लासेस ली, तो उन लोगों से बेहतर करना है, तो वो चीज़ें आपने फॉलो करी, तो ये तो सबको समझ में आ गया है अब इतना। तो उसके बाद में एग्ज़ाम हॉल में भी काफ़ी डर रहता है कि यार टाइपिंग मेरा बगल वाला तो बहुत मेरे से अच्छी कर रहा है, ये डर हो जाता है, तो उसमें भी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। तो उसे कैसे आपने मैनेज किया, या वो भी डर था आपके? देखिए सर, मैं बताऊं अगर अपनी टाइपिंग के बारे में, तो मेरी जो थी टाइपिंग स्पीड वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब आप ये मान सकते हैं कि मैं जो है 100 नंबर की जो टाइपिंग होती है, जिसमें दोनों प्रकार की एफिशिएंसी, दोनों प्रकार की जो टाइपिंग आती है, उसमें से मैं अपने आप का ये एस्टिमेशन लगा रहा था कि मैं जो है 95 नंबर आराम से क्रॉस करूँगा। और वैसा ही लगभग मेरी परफॉर्मेंस भी वैसी ही थी। जब टाइपिंग जो सेंटर था वहाँ पर यही परफॉर्मेंस थी, और मैं एकदम श्योर था कि भाई जो है मैं आराम से 95% प्लस स्कोर कर पाऊँगा। लेकिन सर उस दिन क्या हुआ कि मेरी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी और कुछ मैं वहाँ पर हल्का सा घबरा भी गया। फिर भी मैंने जो है 92 के आसपास स्कोर किया था।
91.9175 आई थिंक मेरा स्कोर था, 92 के अराउंड ही था। तो वहाँ पर जो है 3-4 नंबर कम हुए मेरे, मतलब जितने से मैं उम्मीद लगा के गया था उससे 3-4 नंबर कम आए, वरना मैं जो है आराम से सचिवालय वाली रैंक तक शायद हो सकता है पहुँच जाता। तो उसमें सर ये रहा कि एक तो वहाँ पे है ना कि एनवायरनमेंट रहता है, वो एग्ज़ाम हॉल का एक बंदे पे प्रेशर रहता है, डर रहता है कि प्रेशर रहता है। उसके अलावा जो है वहाँ पर पहले से वो कंप्यूटर के जो आसपास बच्चे बैठे रहते हैं वो ऑलरेडी टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारी टाइपिंग शुरू होती है ना, उससे पहले हमारे पास प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ आ जाते हैं। तो वहाँ पर आप देखते हो अपने आसपास किसी की स्पीड तो कितनी जा रही है, किसी की कितनी जा रही है, उस वक्त जो है आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, ऐसा होता है। ये सारी बात तो हो गई अपने पेपर को लेकर के और टाइपिंग टेस्ट को लेकर के। अब हम जान लेते हैं कि कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई करी है और अपने गोल को अचीव किया है। तो इस बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि कितने घंटे में पढ़ाई करनी चाहिए, किस टॉपिक पर ज़्यादा हमें फोकस रखना चाहिए, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। हाँ देखिए, अगर मैं पढ़ाई के घंटे की बात करूँ तो जो है नौकरी लगने से पहले ये सवाल ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसके मन में ना आती हो। मेरे में भी थी, अभी मैं भी जो है बहुत आगे नहीं बढ़ा हूँ, बस एक नौकरी लग के भी आया हूँ, 3 महीने मुझे ज्वाइन किए हुए हैं। तो मैं अगर खुद की बात करूँ तो मेरा ये मानना है कि जो आपको 5 से 6 घंटे तो जो है इसी में देने चाहिए कि आप जो है पढ़ पाओ नए नए टॉपिक्स को। जैसे जो अगर आप क्लासेज ले रहे हो तो आप क्लास लो, उसके अलावा जो है 2.5 से 3 या 4 घंटे के आसपास जो है आपको सेल्फ स्टडी भी उसके अलावा करनी चाहिए। तो मोटा मोटी अगर मैं बताऊँ तो 8-9 से लेकर के 10 घंटे तो आपको लगभग जो है पढ़ाई करनी ही चाहिए। आई थिंक जितना आपने पहले पढ़ा, एक तो सारे दिन पढ़ा, फिर शाम को उसका रिवीजन कर लिया, उस तरह से। बिल्कुल, रिवीजन बिल्कुल ज़रूरी है। अब जो है ये ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटा ही हो। फॉर एग्जांपल किसी का सिलेबस कवर है ना, तो अगर वो रिवीजन करेगा तो वो जो है 4 घंटे भी उसके लिए एनफ होंगे, क्योंकि वो जो है उतने ही वक्त में जो है अपना जो है सिलेबस समेट लेगा। 5 घंटे भी अगर आप 5 सब्जेक्ट्स को देते हो, जैसे 1 घंटा आपने जीके को दे दिया, 1 घंटा जो है आपने मैथ को दे दिया, 1 घंटा साइंस को दे दिया, 1 घंटा हिंदी को दे दिया, 1 घंटा इंग्लिश को दे दिया, तो भी आप मिनिमम कम से कम 5 घंटे तो मानो। और एक गलती सबसे ज़्यादा जो ये रहती है कि हम जो है सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं। टॉपिक अगर हमें कठिन लग रहा है तो उसे छोड़ देते हैं कि एकदम पर क्या हो रहा है। कोई भी मत छोड़ो, सिलेबस पूरा कवर करो। साइंस में जो है केवल साइंस नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो वो जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो मेरी ये गलती थी कि मैं जो है उसको थोड़ा सा छोड़ गया था, उसमें से कई टॉपिक्स जो है मैं कर नहीं पाया था। तो आप वो गलती ना करें, एकदम इजी टॉपिक्स और एकदम इजी ही उसके सवाल आते हैं, तो उसको भी जो है ज़रूर से इनको कवर करना चाहिए। और पढ़ाई के घंटे में यही है कि आप जितने ज़्यादा हो सके पढ़ाई करो, आपको धीरे धीरे मज़ा आने लग जाएगा। जैसे जैसे सिलेबस कवर होता जाता ना, वैसे वैसे जो है अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और अपनी इच्छा होती है और नई नई चीज़ों को जानने की। उसके अलावा अपने खुद के स्तर का तो हमें भी पता है ना कि एक तो 1 घंटे में ही टॉपिक कवर हो जा रहा है, एक उसी टॉपिक को किसी को 2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं कवर करने में। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप घंटे को धीरे धीरे बढ़ाते चलें कि कितना आपको कवर हो गया है, कितना बचा हुआ है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है तो उसमें आपको। और उसके अलावा जो पढ़ाई के घंटे भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है, जैसे आप देखो तो हमारे जो है एक भैया थे, साथ में हम दोनों तैयारी किया करते थे। तो वो जो भैया थे वो ऑलरेडी पटवारी में पहले रहे हुए थे 2 गुना कट ऑफ में। उतना वक्त ज़रूरी भी नहीं था, क्योंकि वो सारी चीज़ों का केवल और केवल रिवीजन किया करते थे। तो वो अगर मान लो 4 घंटे भी अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए वो भी एनफ है। और अगर कोई नया बच्चा है मेरी तरह जिसने अभी सिलेबस ही कवर नहीं किया, पढ़े ही जा रहा है, तो उसके लिए जो 10 घंटे भी कम है। ये वाला सिस्टम रहता है। अभी मोटा मोटी 4 से 5 बार अगर सिलेबस अपना कवर हो पा रहा है और टॉपिक्स अपने कवर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है, तो थोड़ा हम इमेजिन करेंगे कि सिलेक्शन के करीब हम हैं। हाँ, सिलेक्शन के आप जैसे ही करीब जाओगे आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग आने लग जाती है। एक तो क्योंकि आप जो क्वेश्चंस करते हो तो उस क्वेश्चन से आपको पता चलने लग जाता है कि आप जो अटेम्प्ट दे रहे हो तो कितने क्वेश्चंस, कितनी % आपकी एक्यूरेसी आ रही है, कितने क्वेश्चंस आप जो है सही कर पा रहे हो। ये रहता है सर मोटा मोटी। तो ये तो सारी बात हो गई अपने एग्ज़ाम को लेकर के। अब इनसे थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि बेरोजगार लाइफ में क्या सारे स्ट्रगल रहे और उसके बाद में जॉब लगने के बाद में क्या सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, तो उस बारे में भी थोड़ा आप बताइए। हाँ, एक तो जो है LDC जो है वो 2400 पे ग्रेड की जॉब है। तो कुल मिलाकर के आपको जो प्रोबेशन में तो थोड़े से जो है दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि 14,600 रुपये जो है आपकी सैलरी रहती है, उसमें से भी जो है 1140 रुपये गवर्नमेंट काट लेती है। मोटा मोटी 13,500 रुपये हाथ में आते हैं। और वो भी जयपुर जैसी जगह पे, मतलब है तो थोड़ी सी स्ट्रगल लाइफ पे, लेकिन डिपेंडेंट नहीं है आप, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। हाँ, जैसे पहले जो है महीने आप घर वालों को कॉल करो और उनसे पैसे मांगो, उसके बजाय अब जो है आप घर वालों को भी थोड़े 4-5 हज़ार रुपये दे ही सकते हो महीने के। खुद का खर्चा इतना ही रहता है, 8-10 हज़ार रुपये में खुद का हो जाता है।
हाँ, और फिर अब आपको आगे की तैयारियों के लिए टाइम मिल पाता है या फिर आप बंद गए हैं एक तरीके से, ये भी रहते हैं? हाँ देखिए, LDC की जो है जॉब अच्छी है, 2 दिन की छुट्टी रहती है, शनिवार, संडे। हाँ 5 ही दिन जो है वर्क रहता है अपना, सोमवार से लेकर के शुक्रवार, और 2 छुट्टियाँ रहती है। उसके अलावा जो भी सरकारी कैलेंडर की जितनी भी छुट्टियाँ होती है वो सारी छुट्टियाँ भी आती है। जैसे इस बार मार्च में जो है इनके अलावा भी 5-7 छुट्टियाँ और है, तो लगभग आधा महीना तो वो भी रह गया। तो अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं तैयारी करूँ तो तैयारी के लिए आई थिंक सफिशिएंट टाइम मिल पाता है। कई बार ऐसा होता है कि वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, तब आप डिपार्टमेंट वाइज डिपेंड करता है। डिपार्टमेंट वाइज और आपकी पोस्टिंग प्लेस के हिसाब से जो है वो मैटर करता है। कई जगह पे ये रहता है कि वर्कलोड ज़्यादा है तो जो है आदमी शाम तक आकर के थक जाता है, तो वो पढ़ नहीं पाता। और कई जगह ऐसा है कि एकदम बिल्कुल आप ज़्यादा काम नहीं रहता, तो आप जो ऑफिस में भी बैठ करके पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ने वाले को वही है ना, कहीं भी पढ़ सकते हैं, वही बात है सर। हाँ ये रहता है। और बाकी अगर मैं बात करूँ ज़िंदगी में आए हुए चेंजेस की, तो हमारे जो है नौकरी वाकई में इस चीज़ की एक अलग ही रेस्पेक्ट है। सोसाइटी की नौकरी बराबर सक्सेस समझते हैं वो। बिल्कुल। और जो है आप सारी सोसाइटी से जो है आपको एक लेबल मिल जाता है कि आप कामयाब हो। और यही सारा सिस्टम रहता है सर। तो अच्छा लगता है आपको जब आप अपने घर परिवार में रिश्तेदारी में बैठते हैं, तो वहाँ जो है 2-5 लोग आपसे आगे से आकर के पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आपकी नौकरी कहाँ पर है, कैसा क्या सिस्टम है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूँ, LDC ऐसी जॉब है जिसमें प्रमोशन बड़ी जल्दी है। टाइम टू टाइम जो अपने प्रमोशन हो जाते हैं। अगर 15-20 साल भी बंदा जॉब करता है तो वो एक अच्छे अधिकारी लेवल तक पहुंच जाता है, जहाँ एक पूरा सेक्शन उसके अंडर आता है, 5-10 जो है कर्मचारी उसके अंडर होते हैं। तो अगर आप प्रमोशन के हिसाब से भी देखें तो बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप सिर्फ LDC लगकर LDC तक भी सीमित रहते हैं, फिर भी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लगातार जो प्रमोशन लेते जाएंगे, ऊपर भी बढ़ते जाएंगे। इस चीज़ में जो है बहुत अच्छी जॉब मान सकते हैं आप LDC को। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया और हमारे सवालों का जवाब दिया। इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलेगी। और इस सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपके कोई भी सवाल अगर अभी भी बचे हैं तो आप कमेंट्स में बताएंगे, तो भैया को एक बार फिर से परेशान करने हम आएंगे और इनसे आपके सवालों को ज़रूर से पूछ करके और आपको एक ठीक स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करेंगे कि ताकि आप कम टाइम में अपने गोल को अचीव कर सकें और ठीक कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी तैयारी को मेनटेन रख सकें।